तो सैरिश ये बताइए कि आप इस शोबे में कैसे आई, एक और जो बच्चियां अब आ रही हैं उनको आप क्या सजेस्ट करेंगी कि ये शोबा कैसा है, यानी कि प्रोफेशन कैसा है इसमें बच्चियों के लिए ख़ास तौर पर? सर मैं प्रोफेशन इज़ रियली गुड, बहुत अच्छा है, और लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे क्योंकि जितना भी कोशिश कर लें ये ख़वातीन ओरिएंटेड ख़वातीन लेड बिजनेसेस के बेस के ऊपर ये ज़्यादा रहना है। इसमें परसेंटेज कह लें कि आप 90 to 95% रहेगी। तो एक खातून बेस्ड बिजनेस होगा तो वो आपको एक बेहतर और ज़्यादा सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकती हैं। उसकी ज़रा फिर डिटेल्स हमारे माहौल में तो और ज़्यादा फिर हाँ आसानी हो जी, जाती है। अब वो कोई भी बिजनेस हो। हाँ। एक तो इसमें ये वाला प्लस पॉइंट है। दूसरा मेरा उनको मशवरा ये होगा कि एजुकेशन के ऊपर फोकस करें और फिर ट्राई टू चैलेंज योरसेल्फ। एक जगह पे स्टे ना करें, ये ना करें कि जैसे आपको 1 2 3 सिखा दिया, कुछ स्टेप सिखा दिए किसी चीज़ के, आप वही कर रहे हैं, वरना आप ग्रो नहीं करेंगे। यू विल ऑलवेज बी वर्किंग, किसी के अंडर काम करते रहेंगे और आप इम्प्रूव नहीं करेंगे। और मैं ऐसे आई कि मुझे हमेशा से फाइन आर्टिस्ट बनने का शौक था और आई एम द फर्स्ट बॉर्न। मेरे फादर जो हैं वो डर्माटोलॉजिस्ट हैं, तो बस डॉक्टर ही बनना था। और लड़कियों ने सिर्फ उस टाइम पे, याद से 20 22 25 साल पुरानी बात है, डॉक्टर बनना होता था। मैंने जाना था फाइन आर्ट में, उन्होंने मुझे बनाना था डॉक्टर। ना उनकी ख्वाहिश पूरी हुई ना मेरी। मुझे कहते थे कि फाइन आर्ट कर लिया तो घर वाले कहते थे कि ट्रक आर्ट करोगी, ट्रकों के पीछे आर्ट करोगी। आपको पेंटिंग का शौक था? मुझे पेंटिंग का, लेकिन मुझे स्केचिंग का बहुत शौक था। अच्छा। 11 12 13 साल की उम्र में आपको पता नहीं होता कि आगे फाइन आर्ट में क्या होता है। आपने एक वर्ड सुना होता है, आपने आर्टिस्ट है ना, फिर तो हाँ उसकी। फिर फैशन डिजाइनिंग का शौक आया, बीच में वो काम किया भी है मैंने। लेकिन 2009 में अपॉर्चुनिटी मुझे ऐसी मिली कि मैंने कॉस्मेटोलॉजी के मुख्तलिफ कोर्सेज, वर्कशॉप्स, डिप्लोमास वो लेने शुरू कर दिए कॉस्मेटोलॉजी बेस्ड। उसमें आ गया डर्माटोलॉजी साथ, क्योंकि मैंने जो कॉस्मेटोलॉजी की बड़ी बेसिक सी चीज़ें यहाँ पे हो रही होती हैं, फेशियल, मैनीक्योर, पेडिक्योर, वो मैंने यहाँ से नहीं किए, वो मैंने लंदन के यूनिवर्सिटी से नफ्सियात शामिल कर दी? उस टाइम तक नफ्सियात शामिल करने का मूड नहीं था, क्योंकि उलझन बहुत होती थी क्योंकि वो सीरियस लगता था। डर्माटोलॉजी की भी उलझन इसलिए थी कि डॉक्टर नहीं बनना, क्योंकि वो सीरियस लगता था। मैंने अपने फादर को बहुत पढ़ते हुए देखा है, बहुत ज़्यादा। और जब उनकी कोई क्वालिफिकेशन या कोई, वो हर वक्त पढ़ते रहते थे, वो मैं देखती थी तो मुझे इतनी इरिटेशन होती थी कि इनकी लाइफ में फ़ानी नहीं है। और इतना रैपिड चेंज डेवलपमेंट्स हो रही है ना, तो आपको अपने आप को अपग्रेड भी रखना है, आपको रेलेवेंट भी रखना है, ये जरूरी भी तो है ना। हम उनके क्लिनिक में, मतलब मैं कहती हूँ कि मैं पैदा हुई हूँ डर्माटोलॉजी में, एस्थेटिक्स में वो चीज़ बाद में आई है। उस टाइम पे सिर्फ स्किन केयर की हद तक एस्थेटिक्स हुआ करती थी, इससे ज़्यादा नहीं। और स्किन केयर को लोग बहुत बुरा समझते हैं, स्पेशली किसी मर्द को अगर आप कहते हैं ना सन ब्लॉक लगाएं, अभी भी बहुत से मर्द जो हैं उसको बुरा समझते हैं। 2019 में मेरी सिस्टर ने यहाँ पे अपना क्लिनिक स्टार्ट किया अपना खुद से। शी इज़ अ डर्माटोलॉजिस्ट। अच्छा। वो सेकंड बॉर्न है। वो उनका इरादा, जो वालिद साहब का था इरादा, वो उसमें ख्वाब उनका पूरा हो गया। वो मैंने बैक एंड फोर्थ ज्वाइन कर लिया हुआ था, क्योंकि पहले मैं पार्ट टाइम कर रही थी, हमेशा मैं एस्थेटिक्स से ही रिलेटेड रही हूँ। अब 2020 में मैंने फुल टाइम जो था वो ये एस्थेटिक प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। ये बताइए, अभी आपने साइकोथेरेपी की आपने अपनी बात की थी, तो उसमें साइको एनालिसिस तो खुद ही हो जाता है ना, पता लग ही जाता है वो एट द टाइम ऑफ कंसल्टेशन। ठीक है, वो एक खास प्रोसीजर के तहत ना सही, मगर एक एनालाइज तो कर रहा होता है ना आदमी जब कोई दूसरा बात कर रहा होता है। तो कभी ऐसा हुआ कि इसी प्रोसीजर के दौरान आप गुफ्तगू भी कर रही हैं और कोई जो आपका क्लाइंट है वो बिल्कुल ही जज्बाती मोमेंट में या जज्बाती बात शेयर करते ब्रेक हो गया, बहुत तो ज़्यादा फिर आप कैसे हैंडल करती हैं उसे? बहुत ज़्यादा होता है। और आप जब, अच्छा, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, कैसे हैंडल करती हैं? पहले सेशन में बहुत ज़्यादा कॉमन है। सर हैंडल इस तरह से कि आप जब काम कर रहे हैं क्लाइंट के साथ, क्योंकि ज़्यादातर मेरे काम ऐसे हैं कि मेरा बहुत ज़्यादा फोकस होता है उस वक्त क्लाइंट के ऊपर, तो आपको आइडिया होना शुरू हो जाता है कि क्लाइंट अब बातें करते करे उस तरफ जा रहा है। या एट टाइम्स, अब एक थेराप्यूटिक हमारा फेशियल है और वो मैंने ही डिज़ाइन किया, फेशियल ही खराब हो जाएगा सारा वो मैंने डिज़ाइन किया। उसका पर्पस ये है, वो बेसिकली एंटी एजिंग के लिए, फेस स्कल्पटिंग के लिए यूज़ होता है। उसमें ड्रेनेज है, लेकिन वो आपका बैलेंस अलाइन करता है। वो बैलेंस सिर्फ फिजिकल बैलेंस नहीं है, वो आपके सोचने का, आपके फील करने का, और वो टेंशन रिलीज करता है। अब चेहरे में 40+ मसल्स हैं इस टाइम पे। आप जब उन मसल से टेंशन रिलीज करते हैं और वो आप क्लाइंट को आखिर में सिर्फ बताते हैं ना कि नाउ इट्स डन, खत्म हो गया आपका ट्रीटमेंट, तो रो पड़ता है, और वो रो पड़ते हैं। और बाज़ दफ़ा उनसे कंट्रोल नहीं होता, या वो, मैंने एक ऐसी सेफ स्पेस क्रिएट की हुई है कि वो क्लाइंट अकेला वहाँ मौजूद होता है, वहाँ कोई असिस्टेंट नहीं होता, दूसरे किसी क्लाइंट को आवाज़ नहीं जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने एक ऐसी जगह बनाई है, लोग यहाँ आके ओपन अप होंगे ही होंगे।
और ट्रस्ट मी सेकंड टाइम वो पर्सनालिटी चेंज होती है उनकी, और मेरे लिए अप्रिशिएटिंग चीज़ तो आप भी है एडवाइस भी करती हैं या सिर्फ सुनती हैं? मशवरा, लेकिन मैं थोड़ा सा एहतियात रखती हूँ क्योंकि ये ना हो घर जाके कोई लड़ाई शुरू हो। हाँ, किस किस्म के मसाइल, मैं उनकी डिटेल में ना जाइए, मगर अमूमी तौर पे किस किस्म के मसाइल आजकल लोग आपके पास लेके आते सर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो लोगों के मसाइल नहीं है। मेरे पास जो क्लाइंट आ रहा है ना, वो अपनी किसी बेसिक नेसेसिटी के लिए नहीं आ रहा, वो एक लग्जरी एक्सपीरियंस के लिए या इम्प्रूवमेंट के लिए आ रहा है, अपने आप को ग्रूम करने के हैं? लिए आ रहा मैं है। नफ्सियाती हवाले से मैं नफ्सियाती साइड पे आ रही हूँ। अब इसके अंदर उनके वो मसले नहीं है, लेकिन जिन मसलों से वो हो के गुजरे हैं वो बिल्डअप हुआ हुआ सब कुछ। उनको ये नहीं पता कि ज़िंदगी के कुछ चीज़ें आपके साथ जुड़ी हुई हैं और उन मसलों को आपने कोप करना सीखना है, उनको आपने संभालना कैसे है अपनी लाइफ में साथ साथ। तो ज़्यादातर जो मेरे उसमें एक्सपीरियंस में रहे हैं, हाँ कुछ बहुत स्पेसिफिक इशू ज़रूर हैं जिसमें हमारी वो बॉडी शेमिंग से रिलेटेड और अच्छा, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, हाँ, वो भी लेकिन घरों ये- से स्टार्ट होती हैं। ये बड़ी अहम बात, प्लीज हाँ प्लीज, बड़ी अहम बात है। और मैं यही समझ, इसका मतलब है कि जो खवातीन आपके पास आती हैं, जैसे कि आपने कहा हाँ जी। कि 90% के करीब खवातीन हाँ आती जी। हैं, और वो अपना दिल का हाल भी आपसे शेयर करती हैं, अपनी जज्बाती कैफियत भी शेयर करती हैं। हाँ जी। अभी आपने सबसे पहले कहा कि उनको बॉडी शेमिंग का सामना रहता है। तो आई विल नॉट नेवर से कि किसी का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है या ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, अगर अब हम फिजिकल साइड पे आ जाएं, जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट करते हैं, बॉडी शेमिंग। और बॉडी शेमिंग में शायद मेरी इस बात से लोग बहुत इख्तलाफ करें। मैं ये नहीं कहती कि आप जिस बॉडी शेप में हैं वो ठीक है। मैं शुरू से आज तक ये कहती हूँ कि अगर आपका टेस्ट रिपोर्ट सारा ठीक है, आपके हार्मोन सारे ठीक हैं, मर्दों औरतों दोनों के, और आपका लाइफस्टाइल, आप एक्टिव हैं, आप डिपेंडेंट नहीं हो रहे किसी के ऊपर, आपको पता है कि जी आप एक लॉन्ग लाइफ मेडिकली गुजार सकते हैं, बाकी तो अल्लाह ताला को पता है, तो आप हेल्दी हैं। फिर आपको कोई बंदा बॉडी शेम नहीं कर सकता। लेकिन वजन के ऊपर, चाहे वो कम है या ज़्यादा है, रंग के ऊपर, एक ही घर के अंदर, ये बहुत बड़े इश्यूज हैं। और अक्सर लोग सिर्फ इतना हिस्सा इसीलिए करा रहे होते हैं जिसके लिए कुछ ऐसे केमिकल्स यूज़ होते हैं जो फिर सारी ज़िंदगी के लिए आपकी स्किन तबाह कर देते हैं, हार्मोन्स पे इफेक्ट कर देते हैं, फर्टिलिटी खराब कर देते हैं खवातीन। अच्छा, तो ये अच्छा, चीजें ये जो स्किन पे आप अप्लाई करते हैं उसका मरकरी- ताल्लुक यहाँ तक होता है? मरकरी का ताल्लुक आपकी अच्छा। वो फर्टिलिटी को खराब करता अच्छा। है। खवातीन में मिसकैरेजेस का जो है उसके अंदर स्टडीज हैं बाकायदा कि वो मिसकैरेजेस कॉज करता है। अच्छा, तो जो ये फेयरनेस क्रीम्स हैं उनमें मर्करी मैंने भी सुना है बहुत ज्यादा ऐड होती है, बड़े स्किन कैंसर बहुत अच्छे, बड़े जल्दी रिजल्ट देते हैं। 1 महीने के एप्लीकेशन के बाद अगले 5 से 10 साल के लिए आपका स्किन का बैरियर खराब, साइकोलॉजिकल इफेक्ट अलग आता है, आपकी उम्मीद भी टूटती है, आपका टाइम भी बर्बाद होता है, और फिर आपकी कंडीशन पहले से वर्स्ट हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये घरों से स्टार्ट होता है। जी, बात हो रही थी विविन रिचर्ड की। जी, विविन रिचर्ड असल में मैं उनको जब मिलने गया तो यही लेके गए थे मुझे, डेस्पन ड्यू जॉन ये वो, कि ये खाना खा रहे हैं तो वी हैव टू गो देयर, ये वो। तो मैं उन्हीं को पक्का रखता था क्योंकि दोस्ती उनसे बन गई थी, और जावेद मियां दास साहब ने कराई थी, तो वो भी समझते थे कि यार ये बंदा ठीक है। तो खैर रिचर्ड ने मुझे बड़े अच्छे उसमें यंग जवान कप्तान थे वो, तो उन्होंने कहा कि मैं आपके बाकी तो चीज़ें नहीं कर सकता, आपकी शर्ट पहन सकता हूँ, आपकी ये चीज़ें कर सकता हूँ। तो खैर वो बड़ा कोऑपरेटिव तरीके से जब मैंने उनको बताया कि मैं आपके ये सूट अरेंज कर रहा हूँ और फलां ये, तो वो बहुत खुश हुआ।